दोस्तों, भाई दाऊद पवार की श्रृंखला में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे शरद पवार नाम के इस शख्स ने जनता के पैसों पर देशद्रोह और भ्रष्टाचार की गगनचुंबी इमारतें बनाने का काम किया। आज हम जानेंगे कि महाराष्ट्र के नकारा मुल्ला उद्धव को शरद पवार कैसे अपने इशारों पर नचाते हैं, और ये भी जानेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी वजहें थीं जिसके चलते प्रधानमंत्री मोदी ने शरद पवार नामक गुंडे को पद्म विभूषण जैसे प्रतिष्ठित अवार्ड दे डाला। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। सब्सक्राइब कीजिए प्रलय टीवी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए। दोस्तों, इस सीरीज के पिछले एपिसोड में हम जान चुके हैं कि शरद पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति में काम करते करते कितने बड़े बड़े घोटालों से कितना पैसा कमाया। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार की एंट्री के दशकों पहले ही हो चुकी थी। उसके बाद से अब तक मुख्यमंत्री, सांसद और कृषि मंत्री जैसे कई बड़े बड़े पद संभाल चुके हैं। यानी भ्रष्टाचार और मक्कारी के खेल का शरद पवार के पास काफी लंबा अनुभव है। 2014 के समय जब पूरे देश में राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी और देश का एक बड़ा वर्ग सारी पार्टियों को नकार कर भाजपा का समर्थन कर रहा था, तब भी शरद पवार मजे से महाराष्ट्र में बैठकर सारी स्थिति को नियंत्रित कर रहे थे। उसके बाद जब 2019 के महाराष्ट्र चुनाव में जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, तब शरद पवार ने एक बड़ा दांव खेलते हुए उद्धव ठाकरे से गठबंधन करके सरकार बना ली। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि उद्धव ने सरकार भले ही बना ली हो, लेकिन वो हिंदुत्व के मुद्दे पर कभी समझौता नहीं करेंगे। पर जब उद्धव एक के बाद एक सारी हिंदूवादी मुद्दों की सरेआम खिलाफी करने लगे, तब ये साफ हो गया था कि मुख्यमंत्री भले ही उद्धव हों, लेकिन सत्ता की असली और मजबूत चाबी अभी भी शरद पवार के पास है। आपको याद होगा कि जब बाबरी ढांचा टूटा था, तब बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि अगर उनके शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद तोड़ी है तो इसमें उन्हें गर्व की अनुभूति होगी। लेकिन ये बात बोलते समय शायद बाला साहेब को ये नहीं पता था कि एक दिन जब राम मंदिर बनने का फैसला आएगा तो उनका बेटा ही उसका विरोध करेगा। जी हाँ दोस्तों, जब देश की सर्वोच्च सर्वमान्य सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का फैसला दिया था, तब उद्धव ठाकरे ने मुस्लिम वोट बैंक को ध्यान रखते हुए उस फैसले का विरोध कर दिया था। और ये सब हुआ था महाराष्ट्र के मास्टरमाइंड शरद पवार के इशारे पे। शरद पवार के कहने पर ही उद्धव ठाकरे ने वो सारे काम किए जो शरद पवार चाहते थे, जिनमें 370 सीएए और 3 तलाक का विरोध भी शामिल था। शरद पवार के निशाने पे सिर्फ भाजपा और संघ नहीं, बल्कि महाराष्ट्र का वो हिंदू भी है जो भाजपा और संघ का समर्थन करते हैं। महाराष्ट्र को वामपंथियों का गढ़ बनाने वाले शरद पवार की आंखों में संघ और भाजपा इसलिए भी चुभती है क्योंकि उनके रहते शरद पवार अपने मंसूबों को कभी पूरा नहीं कर सकते। दोस्तों, शरद पवार जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे, तब महाराष्ट्र में गुंडाराज और अंडरवर्ल्ड अपने चरम पर था। प्रदेश में चारों तरफ आतंक का साम्राज्य पनपा रहा था। महाराष्ट्र की धरती पर बैठकर देश में आतंकवादी हमलों के प्लान बनाए जाते थे। मुंबई की ही बात करें तो वहां ड्रग्स, शराब और हवाला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था, लेकिन फिर भी शरद पवार ने अपनी पुलिस को इन सब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने दी, क्योंकि इस अंडरवर्ल्ड में शरद पवार का बहुत बड़ा हिस्सा था और इसी अंडरवर्ल्ड से उनके चुनाव प्रचार तथा लग्जरी जीवन के लिए पैसा भी आता था। शरद पवार ने महाराष्ट्र को अंडरवर्ल्ड की खाई में धकेलने के बाद दिल्ली की ओर रुख किया था, जहां कृषि मंत्री की कुर्सी उनका इंतजार कर रही थी। केंद्र सरकार में कृषि मंत्री बनने के बाद शरद पवार ने अपनी पुरानी हरकतों को जारी रखते हुए महाराष्ट्र और मक्कारी की नई मिसालें कायम की। गेहूं और स्टैंप जैसे बड़े घोटाले में उन्होंने अरबों की संपत्ति तो बनाई, साथ ही साथ उन रसूखदार लोगों को भी फायदा पहुंचाया जो आगे चलकर उन्हें बहुत फायदा देने वाले थे। शरद पवार अब अपने आसपास एक पूरा भ्रष्टाचारी तंत्र स्थापित कर चुके थे, जिससे उन्हें हर महीने करोड़ों रुपए का लाभ होता था। इस भ्रष्टाचारी तंत्र के दम पर देश से गद्दारी करते हुए शरद पवार ने दाऊद जैसे
कई आतंकवादियों को फायदा पहुंचाया और इन्हीं शरद पवार को प्रधानमंत्री मोदी ने 2017 में पद्म विभूषण पुरस्कार दे डाला। अपनी भ्रष्टाचारी हरकतों के चलते इस तरह की जो हरकत शरद पवार ने की उनमें कुछ भी नया नहीं है, लेकिन इन्हीं शरद पवार को पद्म विभूषण जैसा प्रतिष्ठित पुरस्कार देकर मोदी ने जो भद्दा काम किया है वो बेहद चौंकाने वाली घटना है। देशभक्ति और ईमानदारी की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी का एक साइलेंट आतंकवादी को इस तरह पुरस्कार देना पूरे देश की समझ से परे है। जिन मोदी को देश की जनता अपना भगवान समझती है, जिन मोदी को देश के परेशान हिंदू अपने तारनहार के रूप में देखते हैं, उन्हीं मोदी द्वारा शरद पवार को पद्म विभूषण मिलना वास्तव में एक ऐतिहासिक गलती है। वास्तविकता में शरद पवार को पद्म विभूषण देकर मोदी जी ने शरद पवार के काले कारनामों में एक तरह का संयोग ही दे दिया है। चलिए दोस्तों, अब आपको वो किस्सा सुना देते हैं जो इस समय देश में हर तरफ छाया हुआ है। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में अब समय ऐसा आ चुका है कि जो भी शरद पवार का समर्थन करता था उसे वो अपना रहमतों से नवाज देते थे, और अगर कोई उनके खिलाफ जाता तो उसे बहुत सारी तकलीफें उठाने के लिए तैयार रहना पड़ता था, चाहे वो नेता हो, अफसर हो या फिर कोई पत्रकार। हाल ही में रिपब्लिक टीवी के पत्रकार अर्नब गोस्वामी के साथ जो कुछ भी हुआ वो शरद पवार के चिर परिचित रवैये का ही एक छोटा सा उदाहरण है। उद्धव के हाथों अर्नब को गिरफ्तार करके उन्हें यह संदेश दिया था कि उनकी सत्ता को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। दरअसल अर्नब महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ शुरू से ही हमलावर अंदाज में नजर आ रहे थे। उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की सारी गलतियों को हाईलाइट करके उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिया था। फिर पालघर और सुशांत के मामलों पर लगातार आक्रामक अंदाज से पत्रकारिता करते हुए अर्नब ने उद्धव सरकार की बखिया उधेड़ कर रख दी। अर्नब पूरी ताकत से उद्धव सरकार पर हमले कर रहे थे। अर्नब भले ही अपने शोज में उद्धव का नाम ले रहे थे, लेकिन उनका निशाना शरद पवार पर था। इस बात को शरद पवार भी बखूबी समझ रहे थे। शरद पवार इसी अपने ऊपर हो रहे इन हमलों से अब बुरी तरह बौखला चुके थे, और अपनी इस बौखलाहट में उन्होंने पहले तो अर्नब को डरा धमकाकर चुप कराने का प्रयास किया और फिर टीआरपी कांड में फंसाकर सारा मामला पुलिस को सौंप दिया। लेकिन फिर भी जब अर्नब नहीं झुके तो पुलिस ने उनके घर भेजकर घर से गिरफ्तार करवा लिया। अपने खिलाफ उठ रही आवाज़ों को इस तरह डरा धमकाकर चुप कराना शरद पवार की बहुत पुरानी आदत है। अर्नब पर भी इसी तरीके की कार्रवाई करवा कर उन्होंने इस बात को साफ जाहिर कर दिया है कि शरद पवार के खिलाफ जो कोई भी जाएगा उसके साथ यही अंजाम होगा। शरद पवार भले ही शारीरिक रूप से बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में उनका दखल और प्रभाव आज भी कायम है। अपनी मक्कारी और भ्रष्टाचार के चलते शरद पवार इतने बड़े नेता बन चुके हैं कि अब उनके लिए अपनी तानाशाही रवैये से लोकतंत्र को चुनौती देना कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे महाराष्ट्र के भाई दाऊद पवार ने अपने राजनीतिक जीवन काल में देश की आम जनता को लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा संकट पैदा किया है। दोस्तों, इस सीरीज के अगले वीडियोस में हम ये जानेंगे कि वर्तमान में शरद पवार की कौन सी हरकतें चल रही हैं और उन्हें नियंत्रित करने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्रलय टीवी।